हेलो बच्चों, मैं दीपक वर्मा आज आप सभी लोगों को मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म पढ़ाऊंगा। इसका ये लेक्चर नंबर 1 है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। क्लास 12 में सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड की बात करूं मैं तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि यहीं से मैग्नेटिज्म की स्टार्टिंग हो जाती है। ठीक है, तो आप मेरे साथ हेडिंग लगा लीजिएगा, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। अगर मैं इसकी शुरुआत करूं तो शुरुआत तो मैग्नेटिज्म एक्चुअल खुद ही स्टडी वाला पॉइंट रहा है, स्टडी वाली फील्ड रही है, इतना ज़्यादा स्टडी हुआ और उसमें से एक स्टडी निकल के आया और स्टेट का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिएगा और स्टेट एक्सपेरिमेंट। अब ये और स्टेट का एक्सपेरिमेंट ये डच साइंटिस्ट थे और ये अप्रॉक्सीमेट 1820 की बात है, ये इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट बच्चों क्या किया है कि अगर कोई वायर है या कोई कंडक्टर है, इसके पास में मैं अगर किसी मैग्नेटिक कंपास को लेके चला जाऊं, ठीक है, ये मैंने इसके पास में एक मैग्नेटिक कंपास को प्लेस कर दिया, तो जब मैग्नेटिक कंपास को इस वायर के पास में प्लेस करूंगा तो कोई भी डिफ्लेक्शन मुझे शो नहीं होगा। ठीक है, यानी यहाँ पर मुझे कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं मिला। सेकेंड केस की बात करूँ, यहाँ नो डिफ्लेक्शन, यहाँ नो डिफ्लेक्शन यानी कोई विक्षेप नहीं मिला मुझे। दूसरी बात, अगर मैं इसमें करंट फ्लो करा दूँ तो ये जो चुंबकीय कंपास था या ये मैग्नेटिक कंपास था, इसमें मुझे डिफ्लेक्शन मिल रहा है। ठीक है, डिफ्लेक्शन, ये सेकंड फिगर है। और अगर थर्ड फिगर की बात करूँ, अगर मैं इसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दूँ तो ये जो मैग्नेटिक कंपास है इसकी डायरेक्शन भी रिवर्स हो गई है, यानी डायरेक्शन ऑफ magnetic compass has reversed due to reversing the direction, reversing the direction। ठीक है, ये तीन जो मैंने डायग्राम बनाए हैं आपके सामने इस बोर्ड पर, ये तीनों डायग्राम में और स्टेट का प्रैक्टिकल पूरा कंप्लीट होता है। मान लीजिए कि ये मेरे पास में एक कंडक्टर है, ये एक वायर है। ठीक है, कंडक्टर कुछ भी जो करंट कैरी करा रहा है, ये मैंने एक चालक ले लिया। ठीक है, अब इस चालक में कोई भी करंट नहीं है बच्चों, तो जब कोई भी करंट नहीं है तो इसकी वजह से इस कंपास में, ये जो मैग्नेटिक कंपास है, मैग्नेटिक कंपास, इस मैग्नेटिक कंपास में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं था। ठीक है, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं था, क्योंकि कोई भी करंट नहीं था। जब कोई करंट नहीं तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं, इसीलिए मैंने लिख दिया है नो डिफ्लेक्शन। दूसरे नंबर पे इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, यदि मैं इसी वायर में, ठीक है, ये सेम वायर है, मान लीजिए ये ए बी, सेम वायर, सेम मटेरियल का, सेम लेंथ का, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया, सब कुछ सेम सेम है, मैंने इसीलिए नाम दे दिया ए बी। इसी वायर में अगर मैं करंट फ्लो करा दूँ तो करंट फ्लो कराने से क्या होगा बच्चों, यहाँ पर एक जो मैग्नेटिक कंपास इसके नियर बाय रखी हुई थी सराउंडिंग में, उसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है भाई, ये तो बड़ा स्टडी वाला पॉइंट है कि यहाँ इस कंपास में डिफ्लेक्शन हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो बहुत दिमाग लगाया, नहीं सोच पा रहे थे, तो फिर उसके बाद में फिर उन्होंने एक चीज़ ऑब्जर्व की, चलो हम एक काम करते हैं, इस वायर में करंट की डायरेक्शन को ही रिवर्स करके देखते हैं अब क्या होता है। तो उन्होंने इस वायर में करंट की डायरेक्शन को ही रिवर्स कर दिया। अब ये डायरेक्शन, पहले करंट की डायरेक्शन जो थी वो अपवर्ड डायरेक्शन में था, ये जो करंट फ्लो हो रहा है वो ऊपर की ओर हो रहा है, और यहाँ जो करंट फ्लो हो रहा है वो नीचे की ओर हो रहा है। करंट की डायरेक्शन को चेंज किया और करंट की डायरेक्शन को रिवर्स किया, तो ऑटोमेटिकली ये जो मैग्नेटिक कंपास था, इस मैग्नेटिक कंपास में भी डिफ्लेक्शन हो गया और अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। पहले जो कंपास था वो कुछ इधर की तरफ जा रहा था, और जब करंट की डायरेक्शन रिवर्स हुई उसकी वजह से ये जो कंपास था वो इधर की तरफ रिवर्स हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ उनके दिमाग में आ गई। इसका मतलब ये उन्होंने प्रूफ कर दिया कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है या करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, अपने आसपास कुछ ऐसा चीज़ प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन हो जाता है। वो चीज़ है क्या, वो चीज़ थी मैग्नेटिक फील्ड। उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि हम बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र। इसका मतलब यही हुआ कि एक करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग कंडक्टर, एक कहना चाहिए कि धारावाही चालक अपने आसपास क्या उत्पन्न करेगा, हमेशा और हमेशा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा।
भाई ऐसी क्या चीज़ है जो इस चुंबकीय कंपास में, इस मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन दे रही है, ठीक है। जब कोई करंट नहीं है तो इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है, जब करंट फ्लो होता है तो इसमें ऑटोमेटिकली डिफ्लेक्शन होने लगता है। करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर रहे हैं तो इसमें भी डिफ्लेक्शन हो रहा है रिवर्स डायरेक्शन में, तो इसका मतलब कुछ तो है। वो चीज़ क्या है, वो उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो बच्चों ये कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है कि एक धारावाही जो चालक है वो अपने आसपास क्या उत्पन्न करते हैं, आपको ऑप्शन दे देगा, चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बस ऑप्शन में देखना है और आपको रिप्लाई देना है, उसका आंसर देना है केवल और केवल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अपने आसपास में क्या उत्पन्न करेगा, केवल और केवल मैग्नेटिक फील्ड। अब इस मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, कितना होता है, इसके लिए एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बायो-सैवर्ट, यानी उन्होंने अपना खुद का लॉ दिया बायो-सैवर्ट। तो आप हेडिंग लगाइएगा बायो-सैवर्ट लॉ। बायो-सैवर्ट लॉ या बायो-सैवर्ट का नियम, बायो-सैवर्ट्स लॉ बड़ा फेमस लॉ था इनका, बहुत इम्पोर्टेंट लॉ है क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड की डिटर्मिनेशन को बताता है, यानी ये होगा डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ये बताएंगे कि कितना अमाउंट का मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि मान लीजिए ये कोई करंट कैरिंग वायर है, और करंट कैरिंग वायर, अब आपको इतना समझ में आ गया होगा कि करंट कैरिंग वायर है तो अपने सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। अब ये वो मैग्नेटिक फील्ड होगा कितना, इसके बारे में कैसे जानकारी मिले, तो इसके लिए उन्होंने एक पॉइंट लिया, मान लीजिए मुझे यहाँ P पे, इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए कैलकुलेट करना है कि यहाँ P पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इसके लिए भैया ये पूरा एक वायर था, काफ़ी बड़ा वायर है, और इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल पाना बड़ा इम्पॉसिबल कार्य हो रहा था। तो इसके लिए उन्होंने एक अल्पांश सजेस्ट किया कि मैं पूरे वायर की वजह से तो नहीं निकाल पाऊँगा, मैं एक काम करता हूँ, एक अल्पांश मानता हूँ, यानी सेगमेंट मानता हूँ इस वायर पर। तो उन्होंने क्या किया, एक सेगमेंट एज्यूम किया, ये कोई सेगमेंट है और जिसकी जो लेंथ है वो है DL, ये DL लेंथ का सेगमेंट है, और सेगमेंट की डायरेक्शन जो है, जो ये अल्पांश है उसकी डायरेक्शन भी वही है जो करंट की डायरेक्शन है। यानी आगे आने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी, आगे आने वाले जितने भी डेरिवेशन होंगे, हम करंट की डायरेक्शन में ही उस सेगमेंट को मान लेंगे। तो उन्होंने ये बोला कि देखो भैया कि करंट अगर फ्लो हो रहा है तो करंट की डायरेक्शन में मैंने अल्पांश माना, उन्होंने एक अल्पांश मान लिया यानी DL, और ये देखा कि DL से P तक की जो डिस्टेंस है, DL से इस P पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है, मान लीजिए वो है डिस्टेंस R, ये R डिस्टेंस है, और ये जो DL वेक्टर है और ये जो R वेक्टर है, इसके बीच का जो एंगल है बच्चों वो है थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखी गई कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो, पहली बात तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रहेगा जितनी करंट फ्लो हो रही है उसके, यानी I की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा। सेकेंड नंबर पे अगर मैं बात करूँ, जो मैग्नेटिक फील्ड है DB, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा इस सेगमेंट के, इस लेंथ सेगमेंट के, इस अल्पांश के। तीसरे नंबर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो प्रोपोर्शनल टू होगा साइन थीटा, जो थीटा है एंगल बिटवीन DL वेक्टर एंड R वेक्टर, ये दोनों वेक्टर हो गए जो पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये पोजीशन वेक्टर हो गए, ठीक है। यानी DL और R के बीच का जो एंगल है वो मैंने मान लिया थीटा, ठीक है। इसके बाद में एक चीज़ और ऑब्जर्व किया गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो R² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है, ठीक है। यानी ये जो डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, उसका स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, ठीक है। अब ये चारों चीज़ों को ज़रा समझते हैं हम। अभी मैं वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखता हूँ, अभी जनरल स्केलर फॉर्म में चलने दीजिए।
फाइनली मैं इसका वेक्टर फॉर्म भी समझाऊंगा। सबसे पहले मैंने बोला कि जो मैग्नेटिक फील्ड है dB, भाई इस dl की वजह से क्रिएट हो रहा है dB, क्योंकि ये जो dl जो है वो एक अल्पांश है, ठीक है, और अल्पांश की वजह से, क्योंकि ये धारावाही अल्पांश हो गया, इसकी वजह से क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है चुंबकीय क्षेत्र। तो इस dl की वजह से जो फैक्टर हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, वो किन किन पर डिपेंड कर रहा है, तो वो डिपेंडिंग फैक्टर हो गए आपके सामने। जो मैग्नेटिक फील्ड है एक तो आई के प्रपोर्शन में, यानी जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उस वायर में उतना ही मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। दूसरे नंबर पे कि जितना बड़ा आप अल्पांश लेंगे उतना ही ज़्यादा आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा। तीसरे नंबर पे ये जो अल्पांश माना है और ये जो आर वेक्टर है, इसके बीच का एंगल कितना है, थीटा, यानी उसके जो साइन के इक्वल होगा, यानी उसके कहना चाहिए साइन थीटा, यानी ज्या के प्रपोर्शन में होगा। और चौथे नंबर पे ये ऑब्जर्वेशन थी कि अगर ये जो डिस्टेंस r है इसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा, यानी जितनी दूरी बढ़ेगी, जैसे मान लीजिए दूरी अगर 2 गुनी बढ़ाते हो तो ऑटोमेटिकली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 4 गुना कम हो जाएगा, क्योंकि ये इन्वर्सली रिलेशन आ रहा है। अगर इस दूरी को 3 गुनी बढ़ा देते हो आप और तो ऑटोमेटिकली ये 9 टाइम कम हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। सीधी बात है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक अच्छा खासा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ है, अब यहाँ से लेके काफ़ी डिस्टेंस पर आप जाएंगे तो उसकी जो इफ़ेक्ट है, जो उसकी इंटेंसिटी है, दूरी के साथ में क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। वही हिसाब यहाँ पर है कि इस वायर से जितना दूरी पर जाएंगे ऑटोमेटिकली वो उसके स्क्वायर टाइम उतनी ही उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो इन चारों फैक्टर को ज़रा कंबाइन करके लिखिएगा। तो इन चारों फैक्टर को कंबाइन करके जब बायो सेवर्ट जी ने देखा तो ये क्या बताया उन्होंने कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड निकला है dB वो है IDL साइन थीटा, क्योंकि ये तो एक ही टर्म्स में आ गए, अपॉन आर स्क्वायर। अब बच्चों ये सारे फैक्टर्स को अगर मैं कंबाइन करके लिखूंगा तो ये आइडिया साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इस प्रपोर्शन को हटाने के लिए मैंने क्या यूज़ किया, एक कांस्टेंट लिया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने कांस्टेंट यहाँ पर ले लिया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, जिसमें जो बच्चों म्यू नॉट होता है वो होता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी अगर मैं बात करूं ये वायु या निर्वात की वैद्युशीलता होती है, ठीक है। इसकी वैल्यू भी फिक्स है बच्चों, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर के इक्वल रहेगा, ठीक है। 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर के इक्वल रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों मैं डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड समझाऊंगा, इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन के बारे में बताऊंगा आपको। नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। थैंक यू वेरी मच।